नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिस्टर अमित चाहल, जो कि HSBC बैंक, HDFC बैंक और सिटी बैंक से वॉलेंटरी एग्जिट ले चुके हैं और पंचकूला में स्वास्थ्य फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नाम से कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप क्या बताना चाहेंगे सर हमें? पहले तो आप बताइए कि एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये हैं क्या चीज़, और उस हिसाब से बताइए कि जैसे हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आज की डेट में शायद म्यूचुअल फंड के नाम से जीरो नॉलेज रखते हैं। बेसिक से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा हमें। असल में हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत जी। देश की, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड शुरू हुए समवेयर अराउंड 1995। जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, वहाँ पर ये शुरू हो चुके हैं मैम 1930 से। ओके। अगर हम बात करें डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी आज के टाइम में कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो यूएस में कर रहे हैं। तो 66% पॉपुलेशन अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो शेयर मार्केट में करती है, इधर इनटू शेयर्स और थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये पेनिट्रेशन हार्डली अभी 5 से 6%। ओके। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी लोगों की जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है पहले के मुकाबले, क्योंकि अभी हमारी जो गवर्निंग बॉडी है वो है एमफी, जिसको हमारी फुल फॉर्म बोलते हैं उसको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। वो एक कैंपेन रन कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो जितने भी आप पॉडकास्ट देखते हैं या जितने भी आप टीवी में एड्स देखते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, वो लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपना निवेश म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके। तो ये म्यूचुअल फंड्स में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे ही कंसंट्रेट करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या हम इन सबको भी उसमें कवर करते हैं? बेसिकली मैम ये ना कंप्लीट फैमिली के लिए एक पैकेज है जी। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो इन तीनों का अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एक फैमिली के हाउस होल्ड के लिए वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक फैमिली है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ निवेश करा शायद एफडीज में या म्यूचुअल फंड्स में, और उनके घर में कोई बीमार हो गया। अब जब अगर हम बीमार हो गए, वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, हॉस्पिटलाइज में जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के उनका खर्चा 5 से 10 लाख रुपया, तो वो सारी जितनी उनकी सेविंग्स है वो वहां चली गई। उस चीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनी है कि आप एक नॉमिनल सा फीस दो और आपकी और आप पूरी फैमिली जो है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो। सिमिलरली ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस है। हम ये कहते हैं कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूलिप्स, एंडोमेंट प्लान्स जो गारंटीड प्लान्स होते हैं, और एक होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो हम ये कहते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मस्ट है हर एक फैमिली के लिए। ये भी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरी इनकम साल की 20 लाख रुपए है, तो मेरी इनकम के हिसाब से मेरी जो फैमिली है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके मेरी इनकम के अकॉर्डिंगली ही मेरे बच्चों का स्कूल डिसाइडेड है। हर एक चीज जो है हमारी सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ी हुई है। अब अगर मेरी 20 लाख रुपया सालाना इनकम है तो हम कहते हैं कि उसका कम से कम 10 से 15 गुना आपकी जो है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए। 20 लाख इंटू 10 टाइम्स मतलब 2 से 3 करोड़। वो क्यों? वो इसीलिए कि मैं आज फैमिली में कमा रहा हूँ, भगवान ना करे कि मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या? बिल्कुल। जो वो खर्चे हैं वो कौन पूरे करे? तो ये तीनों का मिला करके कंबाइंड कॉम्बो है जो कि एक फैमिली में बहुत ही जरूरी है कि अगर ये तीनों चीजों का मिश्रण एक फैमिली में है तो फाइनेंशियली वो फैमिली 100% लगभग सिक्योर हो। म्यूचुअल फंड्स वो एक बहुत बड़ा टूल है। जैसे हमने अपने रिटायरमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि मान लीजिए कि आज मैं 30 इयर्स का हूँ और आज मैं जॉब कर रहा हूँ। अब मेरी रिटायरमेंट होगी नॉर्मली जाकर के 60 साल की उम्र। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स वैसे 58 भी होती है, लेकिन अब कई जगह 60 भी हो गई है। तो आपको पता है कि 2004 के बाद गवर्नमेंट ने भी पेंशन्स बंद कर दी है, प्राइवेट में तो शुरू से ही नहीं थी। तो हम यहाँ कहते हैं कि आपको खुद अपने आप ये वो इंश्योर करना पड़ेगा कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपकी फैमिली का सर्वाइवल फाइनेंशियली कैसे होगा। हम यहाँ लोगों को गाइड करते हैं कि जब आप कमा रहे हो तो अपनी बचत करो,
बचत करो इनटू म्यूचुअल फंड्स विद अ वेरी गुड टूल जिसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो हम कहते हैं कि मैम जो हर एक फैमिली में जहां पर एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उनको ये जरूर अपनी सेविंग करनी चाहिए, ताकि सपोज मैं आज 30 साल का हूं, मैंने 60 साल तक अपनी बचत करी, बचत करते करते मैंने अपने एक पूल इकट्ठा कर लिया। पूल इकट्ठा करने के बाद जब अब मेरे अंदर क्षमता नहीं रही आगे काम करने की, तो जब तक मैं अलाइव हूँ 80 साल 90 साल 100 साल तक, तो मेरे को वहां से रेगुलरली एक पैसा जो है वो आएगा। तो ये कोई परसेंटेज भी होती है कि आप कितना दे रहे हैं और आपको कितना तक मिलेगा? अभी मैम जैसे मैंने आपको बताया 1995 में हमारे, वैसे तो उससे पहले भी UTI था, लेकिन 1995 में मोर और लेस हमारी ज्यादा एग्जिस्टेंस जो है वो सामने आई। तो अगर मैं देखूं कि 30 साल में क्या रहा, पिछले 30 साल 1995 से लेकर के हम 2025 तक काउंट कर लेते हैं, तो वैसे तो आज हम अप्रैल 2026 में बैठे हैं, तो जो एवरेज रिटर्न अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, वो कहीं ना कहीं 12 से 14% पर ईयर की आ गई। ओके, राइट। तो आज से ये निवेश के नए तरीके भी हैं। आज अगर हम बात करें तो लोगों ने अपने आप को अपग्रेड तो कर लिया। अपग्रेड कैसे किया? 2000 में जैसे हमारे पास IT, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी कब आई? सन 2000 में आई। उसके बाद मोबाइल्स आए। मोबाइल्स जो सिर्फ वो सुनने और सुनाने के लिए काम आते थे, लेकिन अब हमारा 80% काम जो है वो सिर्फ फोन से ही होता है। फोन से, एंड्रॉइड फोन से हो गया और स्मार्टफोन से हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है वहां पर हम आगे नहीं बढ़े। हमने अपने घर में कहां से हम शुरू हुए, कहां हम पहुंच गए हैं अपग्रेडेशन के मामले में। आज हम बाहर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम पहले से आज बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारी सेविंग्स उस हिसाब से जो है वो शायद हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आज भी हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, प्रोविडेंट फंड में, PPF में, इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, लेकिन हमारी जो महंगाई दर है जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें और उसमें से टैक्स निकाल दें, तो जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो आपको माइनस में रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपने वहां पॉजिटिव रिटर्न्स चाहिए, तो जैसे हमारी महंगाई दर आज के टाइम में 5 से 6% है जी। हमारे जो FD है वो हमें 6% ब्याज देती है, तो 6 में से 6 गए 0, और अभी मैंने इसमें से टैक्स नहीं निकाला है। अगर मैं आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 6 थी 18, इसमें से 2% और माइनस कर दो, तो आप कहा जहां लग रहा था कि आपके 100 के 106 हो गए, वो असल में वो 98 रुपए बचे एक साल के बाद। तो यहाँ हम लोगों को ये थोड़ा सा अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें रिस्क जरूर है। फिक्स्ड डिपॉजिट हम ये कहते हैं कि जो भी आपका महीने का एक एक्सपेंस है आपकी फैमिली का, उसका कम से कम 6 महीने का या 1 साल का एक एक्सपेंस आप अपना इकट्ठा कर लो, उसकी आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। कि कभी भी हमारी फैमिली के अंदर कोई विपदा है तो हमने अपनी FD छेड़नी है, हमने अपनी म्यूचुअल फंड नहीं छेड़नी। फिर आप पूछोगे कि म्यूचुअल फंड क्यों नहीं छेड़ने? हाँ, म्यूचुअल फंड हमने मैं वो इसलिए नहीं छेड़ने क्योंकि अभी तक की जो स्टडीज निकल के आई हैं, जितना लंबा आप अपने म्यूचुअल फंड को रखते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। वहां पर ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो हमारी 30 साल की जो स्टडी है वो ये बताती है कि जिसने भी निवेश किया SIP के अंदर और उनकी निवेश की अवधि 7 साल से ऊपर की रही, किसी भी साल उनको नेगेटिव रिटर्न नहीं आए। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो उतार चढ़ाव वाली जर्नी है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको एक और कोट करना चाहूंगा। अभी हमारी 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 के अंदर हमारा जो सेंसेक्स था वो बहुत निचले लेवल पे था। हमारी जो टोटल इंडस्ट्री थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो कुछ 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। सिर्फ 10 से 11 सालों में हमारे जो इंडस्ट्री है वो 82 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस के साथ साथ वो इनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और रिटर्न्स भी। तो सर, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में फर्क है क्या? में फर्क है, लेकिन कुछ हिसाब तक तो वो सेम है। क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 1 दिन की इन्वेस्टमेंट से लेकर के अनलिमिटेड टाइम तक की है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास कैटेगरी है, डेट फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, बैलेंस फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज जो हैं यहाँ पर। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये बहुत रेगुलेटेड है।
ओके। तो ये भी सेबी इसको रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ एमफी भी हमको रेगुलेट करती है। ओके। तो ये बहुत नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट है एक बचत का। ओके। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है कि ये जो जर्नी है ये स्मूथ नहीं है, ये सीधा एफडी की तरह नहीं चलती, ये जिगजैग 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 चलती है। ओके। जैसे अभी हमने 2020 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जनवरी 2020 में हमारा जो सेंसेक्स था वो 42,000 के लेवल पे था। ओके। हमको किसी को नहीं पता था कि कोविड आए। मार्च 2020 में कोविड आया। हमारा जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो 21 मार्च 2020 को आया। सिर्फ मार्च और अप्रैल 2020 में ही हमारा जो सेंसेक्स है वो फॉल करके 25 से 26,000 तक आ गया। ओके। तो मान लीजिए जिसने जनवरी में निवेश किया उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो लोग उस समय पैनिक भी कर, लोगों को ये लगा कि हमसे तो ये बहुत गलत निवेश हो गया है, कि हमारा तो प्रिंसिपल ही डूब गया है। जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए नहीं है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे, उन्होंने इसको मौका समझा कि जब भी कहीं मार्केट गिरती है, जब भी कहीं सेल लगती है, तो वो समय बेचने का नहीं होता, वो और खरीदने का समय। तो कुछ लोगों ने वहां पे इसमें निवेश भी करा। जी। जिन्होंने निवेश करा और जो मार्केट में बने रहे, जिन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला, तो आप मानोगे 18 महीने के अंदर ही यही हमारा जो सेंसेक्स 26,000 पे था, ये 62,000। तो इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव है। ये जर्नी है सबके लिए, लेकिन उसके लिए ज्यादा बेटर है जिसके पास समय हो, जिसके पास जितना लंबा समय हो। मैं कुछ फिगर्स के थ्रू आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई इन्वेस्टर 10,000 रुपया हर महीने बचाता है SIP में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो उसका 10 साल के अंदर उन्होंने 12 लाख रुपया उसका प्रिंसिपल गया। और अगर उनको एवरेज 12% की साल की रिटर्न आती है, तो वही कॉर्पस उनका कुछ 23,50,000 के आसपास बन जाता है। जी। अब यही निवेशक मान लीजिए यंग है, वो 20 साल तक निवेश कर सकता है। तो अगर वो 10,000 रुपया उसने 20 साल तक के लिए निवेश किया, तो उसने 24 लाख निवेश किया। कंपाउंडिंग के कारण वो 24 लाख आप कहोगे भी जो हमारा है वो 24 का हमारा यहाँ पर 48 लाख या 50 लाख बन जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने के कारण वही उसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 1 करोड़ के आसपास। ओके। कोई और यंग बच्चा है जो 30 साल में ये शुरू करता है, उसके पास 30 साल की जर्नी है 60 साल तक आने के लिए, तो अगर उसने 30 साल के लिए निवेश किया, तो उसका जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 36 लाख के आसपास। और वही 36 लाख जो है वो उसको 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो प्रदान। ओके। इसके साथ में एक और आपको कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम इसके अंदर 10,000 के अंदर, जैसे हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, तो हम उसको बोलते हैं सिप टॉपर। आप कहते हो कि ये जो मेरा 10,000 का निवेश है, हजार रुपया हर साल मेरा 10% इसमें बढ़ता जाएगा। तो यही अगर कोई 30 साल के लिए अपनी बचत कर लेता है 10,000 रुपए की शुरुआत के साथ, और हर साल अपना 10% से बढ़ाता है, सिप टॉप अप करता है, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 9 करोड़ बन जाएगी। अब वो सपोज करिए आप वही 9 करोड़ रुपया अब वो 60 साल का हो गया। अब वो कहते हैं कि भी इसमें से हर महीने मेरे को पेंशन के रूप में 3 लाख रुपया हर महीना आने लग जाएगा। उसको वो 3 लाख रुपया हर महीने आने लग जाएगा। अब एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, 12 3 36, उसने उस 9 करोड़ में से 36 लाख रुपया जो है वो निकाल लिया। एक साल का अपना कॉर्पस निकाल लिया। अब बाकी जो पैसा है वो अभी भी म्यूचुअल फंड में ही पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए अगर उसने वो 36 वहां से निकाले, तो उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो 8 लाख कुछ 8.64 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। वो पैसा अभी भी वही है, उसके ऊपर भी उसको 10% कमाई हो रही है, वो इन्वेस्टेड है अभी भी पैसा। तो उसके अंदर उसका 86 लाख ब्याज का उसके अंदर फिर जुड़ गया। ओके। तो इतना अच्छा ये काम करता है कि आप हर महीने उसमें से निकाल रहे हो, जितना निकाल रहे हो उससे ज्यादा उसमें जमा हो जा रहा है। तो आप थ्रू आउट लाइफ, मान लीजिए कि भी 80 साल 90 साल 100 साल जितनी भी आपकी लाइफ है, वहां से आपको हर महीने वो इनकम आती रहेगी। और जब इन केस अगर कुछ इन्वेस्टर को होता है, तो जो भी पैसा बच जाता है वो आपके नॉमिनी को और उसकी फैमिली को। नहीं, हमें ये एक्चुअल में नहीं पता था इतनी डिटेल्स में। और एक और चीज है अमित जी की, जैसे अभी आजकल हम कह रहे हैं इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी बीच में
इंक्लूड है, ईरान भी इंक्लूड है, कुछ कंट्रीज उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। हम रूटीन में पढ़ते हैं आज सोना महंगा हो गया, आज सोना सस्ता हो गया, चांदी बढ़ गई, चांदी घट गई। तो क्या ये सब चीजों का उन पे भी असर पड़ता है कि जो अगर कहीं पे विश्व युद्ध चल रहा है तो इन चीजों पे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल मैम, हमारी जो मार्केट है, देखिए हमारी मार्केट के अंदर सिर्फ हम नहीं इन्वेस्ट करते, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट करता है। वर्ल्ड जी, भी जी। देखो होता क्या है कि मैम हम कहते हैं कि आपके पास सरप्लस पैसा है, जी। अब आपने वो सरप्लस पैसा अपने बैंक में रख दिया, तो वो आपको कुछ नहीं कमा करके देगा। बिल्कुल। वहां से आपको साल का सिर्फ 2.5 से 3% आपका सेविंग का इंटरेस्ट आ जी, रहा जी, है, जी। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, उसके ऊपर आप टैक्स भी दे रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न उसमें से नहीं आता। नहीं आता। तो हम यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने वही पैसा निवेश करना है जो आपके पास सरप्लस है, जी। जो आपको आने वाले 10, 20, 30 साल नहीं चाहिए, है ना। तो हम अगर आप ऐसा करके चलोगे तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ जाएगी। जी। अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट करोगे तो वो वैसे नहीं जाएगी। अब जैसे भी आपने बोला कि अभी ईरान की और यूएस की वॉर चल रही है, उससे पहले रशिया ने वॉर शुरू करी थी। तो मैं फिर वही बात पे आऊंगा कि 2020 में जब कोविड आया तो एकदम से हमारा सेंसेक्स गिर गया, सभी की मार्केट वैल्यूज गिर गई, लेकिन जैसे ही रिकवरी आई वो दोबारा से तो हमारी मार्केट, फिर रशिया ने वॉर कर दी तो थोड़ा टाइम तो उसका इम्पैक्ट आया, लेकिन फिर मार्केट ने उसको लॉन्ग टर्म नहीं है। तो जो भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो हमारी जो है कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर कोई भी निवेशक, क्योंकि ये इवेंट्स आएंगे और आते रहेंगे जी, पास्ट में भी ये हुआ है। 2000 के अंदर हमारा जो है .com बबल आया, उसके बाद 2008 के अंदर हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जहां पे हमारी मार्केट जो है वो 60% तक डाउन चली गई। लेकिन उसके ही 1 साल से 1.5 साल के अंदर वो रिकवर करके फिर भागने लग गई। फिर उसके बाद जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुई, फिर मार्केट गिरी, फिर कोविड आया, फिर मार्केट इम्प्लीमेंट करी। तो ये सब चीजें जो है वो आएंगी ही आएंगी, ये अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं और जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं। हम अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अब ना तो हम यूएस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना यूक्रेन को कर सकते हैं, ना हम किसी को कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपना सिर्फ इस टाइम में क्या करना होता है ना, हम ये कहते हैं कि सिर्फ आपने टिके रहे। अगर आप पिच पे टिके रहे तो जब आपके पास बॉल 1 रन वाली आती है तो आप 1 रन लीजिए, जब 2 रन वाली आएगी तो 2 रन लीजिए, जब चौके छक्के की बारी आएगी तब हम वो मार लेंगे। ठीक। और सर एक और चीज थी कि जैसे हम न्यूबॉर्न बेबी का करवा सकते हैं कि ये इंश्योरेंस वगैरह? बिल्कुल मैम, इंश्योरेंस से और एक लास्ट एज क्या होगी जहां तक हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं? अभी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, आप भी इसको इंश्योरेंस से लिंक कर रहे हैं। इंश्योरेंस एक अलग पार्ट है। ओके। अब कई लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनके घर पे बेबी होता है तो 60 डेज या 90 डेज के बाद वो उसके इंश्योरेंस कर देते हैं कि जब वो बच्चा 18 साल का होगा तब हमारे को एक इकट्ठा लमसम अमाउंट मिल जाएगा और वो हमारी उसकी हायर स्टडीज के अंदर हमारे काम में आ जाएगा। पर बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्या उस बच्चे को इंश्योरेंस की जरूरत है? नहीं। हमारी फैमिली में इंश्योरेंस की जरूरत किसको है? जो कमा रहा है। द चाइल्ड इज नॉट अर्निंग, तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स है, उसमें आपके इंश्योरेंस में भी पैसे कटेंगे। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में से 20 रुपए इंश्योरेंस के लिए चले गए, तो सिर्फ आपका 80 रुपए का निवेश हो, तो आपको जो ब्याज आएगा वो 100 पे नहीं आएगा, वो 80 पे आएगा। और जब तक उसकी वो लाइफ इंश्योरेंस चल रही है तो उसमें से वो 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए जो है अननेसेसरी कट रहे हैं, जिसकी उसको जरूरत ही नहीं। तो आप सजेस्ट करते कि हमें म्यूचुअल फंड्स में अब यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो म्यूचुअल फंड में आपका 100 पे 100 इन्वेस्ट होगा और उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। जब अमाउंट इन्वेस्टेड ज्यादा है तो रिटर्न भी है, तो उससे ज्यादा रिटर्न आएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतनी डिटेल से समझाया। हमें एग्जैक्टली इतनी डिटेल्स नहीं पता थी, बिकॉज ऑफ हमारी स्टडीज से रिलेटेड हर किसी की नहीं होती। ये कोई गाइड अगर हमें अच्छे से किया जाए कि अगर हमें यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ पैसा लगाना है, तो लगता है कि थोड़ा सेफ भी है। और जैसे आजकल फिर वही कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको कुछ भी नहीं मिलना, तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है। ये तो मस्ट है कि आप कितने टाइम तक एक सरवाइव कर सकते हैं। सैलरी ये है जब तक सैलरी है, और
तो थैंक यू सो मच अमित जी, आपने हमें Thank कीमती you, समय thank you. दिया। तो अब हमारी एक्चुअल में दर्शकों से यही गुजारिश है कि अमित जी जैसे अगर हम कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो हमें थोड़ा डिटेल से समझा सकते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए एक मंथली रेगुलर पैसा कहाँ से आएगा, जो कि हमें एज अ पेंशन की तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए। हमें किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। यस तो थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू। तो कि आप आए हमारे स्टूडियो में, और आई थिंक कि हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ होगा इस सब चीजों से। हाँ जी मैम, हमारे जो फर्म है उसका जी। नाम है स्वास्थ्य फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ओके। और हमारा ऑफिस जो है वो पंचकूला में है। पंचकूला में। और हम ये अपनी सारी सर्विसेज अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जी। कई बार हम यूट्यूब पे देख करके खुद ट्राई करते हैं चीजों को करने के लिए। तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि हर प्रोफेशनल की अपनी जॉब्स हैं। बिल्कुल। तो अपना हम काम करें और हम अपना ग्रो करें, जिससे हम भी ग्रो करेंगे और हमारा भारत देश भी ग्रो करेगा। मेन चीज ये है कि हमें किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से ही बात करके करना चाहिए, कि हम अधूरी नॉलेज आई थिंक वो ज्यादा हार्मफुल हो जाती है कई बार। बिल्कुल। कि जिन्हें पूरी प्रॉपर नॉलेज हो हमें उनसे बात करनी चाहिए, तो ताकि वो हमें डिटेल से समझा सकें जो भी है। तो थैंक यू सो मच सर, आप Thank you. हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू।